Hello everyone, this is Jyoti from Daksh Academy Ladwa, and in this class we will discuss about the previous year's questions of the EVS। जो भी हमारी EVS की previous year's question series चली हुई है उसमें आज है हमारी क्लास नंबर 10th है, ठीक है, जो आपके HTET के लिए, CTET के लिए, किसी भी टेट एग्ज़ाम के लिए जहाँ पर भी EVS के क्वेश्चन बनते हैं काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाले हैं, ठीक है। चलिएगा, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा बेसिकली करंट अफेयर का क्वेश्चन है EVS में से कि भारत में 17 से 22 फरवरी के बीच जो 13वें संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ। मतलब कि आपका क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है कि जो आपका COP13 हमने कहा संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण COP13 CMS मतलब कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसकी फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट बन जाती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज। मतलब कि जो भी प्रवासी पक्षी है ना उनको बचाने के लिए आपका क्या चलाया गया है 13वां संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी संरक्षण। वह कहाँ पर चलाया गया है तो याद रखेंगे गुजरात के गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में वह चलाया गया है। और क्या क्या करंट अफेयर इससे निकल सकते हैं, एक तो इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा CMS की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP ऑन कंजर्वेशन ऑफ द माइग्रेटरी स्पीशीज। माइग्रेटरी मतलब कि जो भी ये प्रवासी पक्षी हैं इनका हमें क्या करना है, संरक्षण करना है, ठीक है। यहाँ से एक और क्वेश्चन सीखिएगा, यहाँ पे हमने लिखा COP13 है ना, अगर आपके पास पूछ ले COP25 का संबंध किससे है, किसका COP25 का, तो वो भी याद रखिएगा उसका संबंध हो जाता है जलवायु परिवर्तन से, ठीक है, जलवायु परिवर्तन। और ये कहाँ पर हुआ था COP25, तो ये आपका स्पेन में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी ये भी याद रखेंगे, तो आपका चिली ने, किसने करी थी, चिली देश है उसने। तो मेन यहाँ से ये याद रखना था आपने COP13 CMS कहाँ पर हुआ, गुजरात गांधीनगर। अगर मैं यहाँ से एक और क्वेश्चन की बात करूँ कि जो आपका प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण है इसका ना, इस केंद्र का नाम बदल कर, यानी आपका प्रवासी भारतीय जो ये संरक्षण प्रवासी भारतीय संरक्षण भवन जो है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, सुषमा स्वराज भवन। ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है सुषमा स्वराज भवन, क्योंकि जो सुषमा स्वराज है वह कौन रही है, तो आपके भारत की विदेश मंत्री भी वह रही हैं, तो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, सुषमा स्वराज भवन, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ से याद रख लीजिएगा कि आपका प्रवासी भारतीय दिवस यानी NRI डे वो कब मनाया जाता है, तो आपका 9 जनवरी को, ठीक है, आपका 9 जनवरी को। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि ये बता दीजिए इसका शुभांकर क्या था, है ना, यानी इसका या मैस्कोट जिसको आप बोलते हो इसका शुभांकर, तो वो आ जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्या था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये इसका क्या था, शुभांकर था आपका COP13 का। आई होप जितने इससे एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे हैं सारे आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेकंड कि बैरोमीटर में, जो बैरोमीटर होता है आपका जिसमें आप प्रेशर वगैरह मेज़र करते हो, क्या मेज़र करते हो, प्रेशर मतलब कि दाब को मापते हो, उसमें पानी की जगह पे किसका प्रयोग करते हैं, पारे का, मतलब आपका मरकरी का प्रयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा आंसर याद रखेंगे कि जो मरकरी होता है ना, जो पारा होता है उसका जो घनत्व है यानी उसकी जो आपका डेंसिटी होती है वो पानी की डेंसिटी से क्या होती है, एक तो ज़्यादा होती है, दूसरा याद रखेंगे कि जो पारा है वो कैसी धातु है, आपका एक शाइनिंग धातु है, शाइनिंग मेटल मतलब कि आपका चमकीली धातु है,
चमकीली धातु है ताकि आप जो बैरोमीटर पे रीडिंग जो आएगी उसको इजीली पढ़ सको, और दूसरा ये जो होता है बैरोमीटर के साथ नहीं चिपकता, एक ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ से दोनों सही हो जाते हैं कि इसका घनत्व अधिक है, और दूसरा चमकीली धातु है जो बैरोमीटर के साथ नहीं आपका चिपकती, तो दोनों जो है वो सही हो जाएंगे। अच्छा, मरकरी से एक और क्वेश्चन सीखिएगा कि जो मरकरी है आपका जो पारा है ना, वह एकमात्र लिक्विड यानी कि एकमात्र द्रव धातु है। वैसे जितने भी आपकी मेटल्स होती हैं ना, धातुएं होती हैं, वो सभी रूम टेम्परेचर पर कैसे होती हैं, सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं, लेकिन लिक्विड हमारी एक ऐसी धातु है जो आपकी किस में पाई जाती है, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। इसके बाद एक और क्वेश्चन मरकरी से याद रखिएगा कि जो मरकरी है वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस है। मरकरी कैसी है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस है। अगर गलती से भी कभी थर्मामीटर टूट जाए और आपके माउथ में ये मरकरी चली जाए तो वो क्या करेगी, जितनी भी मतलब जो भी मांसपेशियां हैं ना उस सारे को क्या कर देगी, खराब कर देगी, और एट लास्ट हमारी जो है इससे डेथ भी हो सकती है अगर समय रहते इसको इलाज वगैरह ना कराया जाए। तो मरकरी जो होती है इतनी क्या होती है आपकी डेंजरस, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ से सीख लीजिएगा कि जो मरकरी है उससे कौन सी डिसीज हो जाती है। अगर पारा की अधिकता हो जाए तो एक डिसीज का नाम याद रख लीजिएगा, मिनीमाता डिसीज, ठीक है। मिनीमाता डिसीज जो पूरा आपके मांसपेशियों को, रेस्ट आपका जो नर्वस सिस्टम है उसको खराब कर देगा, ठीक है, चलेगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन याद रखिएगा। थर्ड आता है, ये एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है, आपका पेडागोजी का क्वेश्चन बनता है कि इसमें से औपचारिक शिक्षा मतलब कि फॉर्मल एजुकेशन को कौन बताता है। एक तो आपका फॉर्मल एजुकेशन क्या है कि जो प्रॉपर स्टूडेंट टीचर और एक प्रॉपर एक एटमॉस्फेयर आपको मिलता है, क्लासरूम एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पे प्रॉपर इंटरेक्शन होगा, वो होता है आपका फॉर्मल एजुकेशन। अब जैसे लिखा प्राइमरी शिक्षा, आपका प्राथमिक शिक्षा मतलब कि आपका प्राइमरी एजुकेशन, दूसरा आपका माध्यमिक शिक्षा आपकी हायर एजुकेशन, तीसरा आपका उच्च स्तरीय मतलब कि सेकेंडरी एजुकेशन। तो तीनों ही केसेस में हम जो है स्कूल में पढ़ते हैं। तो करेक्ट आंसर इज द डी, क्योंकि ये वाला डी जो है देखो ये प्राथमिक में भी आ रहा है, उच्च स्तरीय में भी और आपका माध्यमिक में भी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है पेडागोजी का कि फॉर्मल एजुकेशन में तीनों आते हैं, ठीक है। और इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है, जो आप एजुकेशन घर पे सीखते हो या चलते फिरते किसी से भी कोई नॉलेज गेन कर ली, जहाँ एक प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं बन पाता, वो होता है आपका इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि क्लोरीनीकरण मतलब कि क्लोरीनेशन पानी को शुद्ध करने का प्रयास है। तो जो क्लोरीन की रोगाणुनाशक क्रिया है मतलब कि डिसइंफेक्टिंग जो एक्शन है उसका क्या कारण है। हम ये तो जानते हैं कि जो पानी है ना उसको साफ करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, क्लोरीन का यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पे रिएक्शन कौन सी होती है वो सीखिए। तो जैसे देखो जो क्लोरीन है जब वो वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा, पानी के साथ में जब वो रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, हाइपोक्लोरस HOCl, इसको याद कर लीजिएगा, हाइपोक्लोरस एसिड अम्ल। जब थोड़ा सा पेपर मुश्किल बनता है तब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ Cl2 हाइपोक्लोरस आपका एसिड, इसके साथ में क्या रिलीज होता है, H पॉजिटिव और उसके साथ में Cl नेगेटिव, ठीक है, आपका Cl नेगेटिव। ये रिएक्शन आप याद कर लेना यहाँ से। तो क्या हो जाता है कि पानी में क्लोरीन मिलाने पर वो क्या बनाएगा, हाइपोक्लोरस अम्ल बनाएगा। ये आपको यहाँ से याद रखना है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर फर्स्ट ऑप्शन में था क्लोरीन मिलाने से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा तो नहीं। अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो इससे याद रखेंगे यह एसिड कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आपके स्टमक में, आपके पेट में ये जो होता है एसिड होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन
जैसे यहाँ पे हमने H पॉजिटिव लिखा, तो यहाँ से सीखिएगा कि जितने ज़्यादा H पॉजिटिव होंगे ना, जितने ज़्यादा H पॉजिटिव होंगे, वो जो सॉल्यूशन है, वो जो मीडियम है, वो उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, और उसकी जो pH वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल ही कम। तो जो जितना एसिडिक होगा, जितना अम्लीय होगा, उसकी pH वैल्यू क्या हो जाएगी, उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है, बाकी अगर आपको इसकी और डिटेल देखनी है, pH क्या है, एसिड बेस वगैरह, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके एसिड बेस एंड सोल्ट वाली वीडियो देख लेना। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पूर्णतः वैध और विश्वसनीय मानी जाने वाली परिस्थितियों में किस प्रकार के आपके प्रश्न यानी किस तरह के क्वेश्चन हमारे होने चाहिए। तो ये भी आपका क्या है, पेडागोजी का क्वेश्चन है कि जो आपको बच्चों से जैसे सवाल पूछने हैं, तो बिल्कुल जिसका करेक्ट आंसर आपको मिले, तो किस तरीके के क्वेश्चन होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ निबंधात्मक मतलब कि डिस्क्रिप्टिव, ये तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हर बच्चे का क्या होगा, उसमें अपने अपने थॉट्स होंगे, अपना अपना आंसर होगा, एक सटीक उत्तर आपको नहीं मिल पाएगा। अगर मैं लघु उत्तरात्मक की बात करूँ, शॉर्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर भी उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू होंगे। अगर मैं लास्ट बात करूँ वस्तुनिष्ठ मतलब कि आपके MCQs, तो ये MCQ जो होते हैं ये क्या बताएंगे, एक क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर, एक सटीक उत्तर बता देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कि आपका पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा, आपका 5 जून को। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछेगा कि जो 5 जून को मनाया गया उसकी थीम क्या थी। ठीक है, उसकी क्या थी, थीम क्या थी। हमें पता है कि कोई भी दिवस मनाया जाता है पर्यावरण से रिलेटेड, तो उसकी कुछ ना थीम होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि पर्यावरण दिवस की क्या थीम थी आपकी, जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता मतलब कि बायोडाइवर्सिटी, और ये जो था कोलंबिया में आपका मनाया गया था, बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है 16 सितंबर, तो याद रखेंगे 16 सितंबर को मनाया जाता है आपका ओजोन डे, और उसकी थीम क्या थी, तो याद रखेंगे जीवन के लिए ओजोन, इम्पोर्टेंट बन जाता है, जीवन के लिए ओजोन। इसके बाद लिखा है 22 मई, तो 22 मई से याद रखेंगे क्या मनाया जाता है आपका जैव विविधता दिवस, और इसकी थीम क्या थी, आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। ये इसका एग्जैक्ट आंसर है, आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। ठीक है, मैंने शायद लास्ट वीडियो में इसमें 1-2 वर्ड आगे पीछे बोल दिए थे, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। ठीक है, उसके बाद लिखा है 21 जून, तो 21 जून को मनाया जाता है आपका योगा दिवस। एक उसकी थीम याद रखेंगे, इसकी थीम याद रखेंगे योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर हेल्थ, योगा फ्रॉम होम। ठीक है, योगा फॉर हेल्थ, योगा फ्रॉम होम। तो ये जितने चारों पॉइंट लिखे हैं, चारों ही किसी ना किसी रूप में पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो चारों की थीम जो है याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जैविक किसानों की मतलब कि जो किसान आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं उनकी कुल संख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो याद रखेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग में भारत का है पहला स्थान, और पहला स्थान और कौन सा राज्य है वो भी याद रख लेंगे, तो आपका सिक्किम इम्पोर्टेंट बन जाता है। सिक्किम आपका जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपका जैविक खेती में सबसे किस पर रहा है, टॉप पर रहा है जैविक खेती। चलिएगा, नेक्स्ट आता है हमारा कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को बैक्टीरिया मतलब कि जीवाणु के बारे में जानकारी देते हुए 3 कथन तो सही लिखता है और एक इसमें से गलत है, तो आपने एक जो गलत है वो बताना है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा बैक्टीरिया के बारे में बताऊं, जीवाणु के बारे में, तो एक तो सबसे पहले याद रखिएगा कि बैक्टीरिया आपका क्या था, सबसे पहली जीवित कोशिका,
सबसे पहली जीवित कोशिका मतलब कि फर्स्ट लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, फर्स्ट लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, तो याद रखेंगे 1674 में एंटोन वॉन लियोवेन हुक ने करी थी। किसने करी थी, सर एंटोन वॉन लियोवेन हुक ने करी थी आपका किसकी, बैक्टीरिया की डिस्कवरी, ठीक है। एक और बैक्टीरिया से याद रखेंगे कि ये वाले जो पौधे होते हैं, देखो लिखा एक कोशिकी है, यस दे आर द यूनिसेल्यूलर। कैसे होते हैं बैक्टीरिया, यूनिसेल्यूलर, तो ये बात सही है। दूसरा कि ये जो बैक्टीरिया है जब यह डिवाइड होता है अपने आप को ही विभाजित कर लेता है यह दो भागों में, मतलब इसमें किस तरीके की रिप्रोडक्शन होती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब आपका अलैंगिक जनन, ठीक है, तो ये कथन भी सही है। दूसरा यह अपने आहार के लिए तत्वों पर निर्भर रहता है, तो सही बात है, हम अपने इकोसिस्टम में अपने फूड के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तो ये तीनों पॉइंट क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है कि ये पौधे जीव मंडल में पोषक चक्रण में सहायता नहीं करते, तो ऐसा तो नहीं है, जितने भी जीव जंतु हैं, जो भी प्राणी हैं, वो इकोसिस्टम में अपना इक्वली बेनिफिट देते हैं, ठीक है। तो आपको ये बैक्टीरिया से कुछ एक पॉइंट याद रखने, ठीक है। जो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि सभी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।